वेलकम बैक बच्चा पार्टी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होगे। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक बेसिक। ये सैंपल पेपर की सीरीज चल रही है, आपको सैंपल पेपर के सोल्यूशन मिलेंगे इस वीडियो के बाद। अगर नेक्स्ट सैंपल पेपर आपको चाहिए ना सोल्यूशन, तो कमेंट करके जरूर बता देना। इस सैंपल पेपर का सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन सी और इसके आगे के सेक्शन। यहाँ पर सेक्शन सी का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। पहला जो क्वेश्चन है वो 26 है। ये कह रहा प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का पहला ही क्वेश्चन है। और हमने उस टाइम भी आपसे कहा था ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के आने के चांस 90% होते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे समझना है, 10 बार प्रैक्टिस करना है। अगर फिर भी ना समझ में आए ना, तो इस क्वेश्चन को रट लेना। हम कह रहे हैं इसे रट लेना, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है, इसको रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, फ्री के 3 मार्क्स देके आपको जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा यहाँ पर आप देखो। यहाँ पर हमें प्रूव करना है √5 इज एन इरेशनल नंबर। जब कभी इस तरीके से क्वेश्चन आता है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर √5 की जगह पे हो सकता है रूट आपसे क्वेश्चन कहते हैं 6, या फिर कहते हैं आपसे √2, या फिर कहते हैं √3, कुछ भी कह सकता है रूट के अंदर, ठीक है। तो करने का जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा। अब समझो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसे लेट कर लेंगे। हम लोग लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज एन रेशनल नंबर। हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। अच्छा, हमेशा याद रखो जो रेशनल नंबर होता है ना, वो p/q के फॉर्म में होता है। तो भाई √5 इक्वल्स टू हो जाएगा p/q। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, कह रहे हैं भैया इसे तो हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो ये रेशनल क्यों ले रहे हो। तो इसको समझने के लिए ना कुछ ऐसे समझो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। उस क्वेश्चन को कराना है आपसे किसी दोस्त से। ये आपका दोस्त है, इसका नाम है चिंटू। ये जो चिंटू भाई साहब हैं, ये इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट ये नखड़े बहुत करते हैं, ठीक है। तो आप ना इनसे डायरेक्ट तो कहोगे नहीं कि भैया ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, भाई आ नहीं रहा है। तो आप इनसे कहोगे क्या कि भाई तुम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ। तो ये अपने ईगो में लेंगे, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देंगे। तो हम लोगों ने इनसे क्या कहा, उल्टा बोला कि तुम ये कर नहीं सकते हो। हमें पता है कि ये कर सकता है, बट हम लोगों ने इसे उल्टा बोला कि ये नहीं कर सकता है। फिर बाद में अपने ईगो में लिया, तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। वैसे ही हमें देख के तो समझ में आ रहा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, बट हमें प्रूफ करना है ना। तो हम लोग उल्टा बोल देंगे कि भाई साहब तुम इरेशनल नहीं हो, तुम तो रेशनल हो। बस रेशनल कहते ही जहां हम लोग इसे रेशनल कहेंगे, तुरंत हमें समझ में आ जाएगा ये p/q के फॉर्म में होगा। और हमेशा याद रखो, जो p और q होते हैं ना, इसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अभी समझाते हैं कॉमन फैक्टर क्या है। p और q है ना, यहाँ लिख देते हैं नो कॉमन फैक्टर। कॉमन यहाँ कर दिया फैक्टर, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने यहाँ पर कहा कि जो ये पी ओ क्यू है ना, इसके 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आता है, तो हम लोग उसे बोलेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। याद रखो फिर से, जो ये पी और क्यू है ना, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। इस लाइन को अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। हम क्या कह रहे हैं कि पी और क्यू का अगर 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास ये एक इरेशनल नंबर है। समझ गए। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ कर दिए स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास बोथ, ये हो गया साइड। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √5, और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर इक्वल्स टू p/q, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। गॉट इट। चलो, अच्छा √5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, √5 का 2 बार मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, √5 इंटू √5 करोगे तो क्या आता है, 5 आता है। यहाँ पर आ जाएगा 5 इक्वल्स टू p²/, ये हो गया हमारे पास q²। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस q को उठा के इधर भेज देंगे। तो ये 5, ये हो जाएगा q² इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर p²। ओके।
अब क्या करो, ये 5 जो हमारा मल्टीप्लाई में इधर भेज दो डिवाइड में, ये हो गया क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई ये हो गया 5। अब अच्छा यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना इसको, यहाँ पर देख के क्या लग रहा है कि भाई पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5, ये हो गया डिवाइड पी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। हमेशा अब एक बात याद रखना, अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। इसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे लिख दिया हमने कर देते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है। अगर 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो 5 10 को भी डिवाइड कर लेगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो हम लोग यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं 5 ओके 5 डिवाइड्स, यहाँ पर कर दिया हमने पी। ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहाँ पर बहुत सिंपल है। देखो कहीं भी कोई डाउट है ना, कमेंट करके ज़रूर पूछो। अब देखो, अब जरा इसको ऐसे समझो, अगर हमने कहा कि 5 पी को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर कुछ क्वोशिएंट आएगा, यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आएगा। तो हम लोग कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू 5, क्वोशिएंट को हम लेट कर लेते हैं सी, यहाँ पर हो जाएगा सी। अब कहोगे ये कैसे हो रहा है, अभी समझाते हैं। सपोज दैट पी की जगह में कोई नंबर है 10, 10 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 5 टू जा क्या हो गया हमारे पास 10 हो गया, हो गया। इसको इधर छोड़ दो। तो यहाँ पर लिखा हमने 10, जो कि यहाँ पर लिख दिया पी इक्वल्स टू ये 5 है ना, यहाँ पर ये 5 लिखा, ये 2 है, यहाँ पर 2 लिखा। तो भैया कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वही चीज़ तो हमने यहाँ पे लिखा। क्लियर इतनी बात? सी क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन को। तो पी इक्वल्स टू 5 सी कर दिया। अब इसमें भी स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, यहाँ पर कर दिया स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास बोथ साइड, बोथ यहाँ पर हो गया साइड। तो ये हो गया हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, पी स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी ऊपर फाइंड की है, जो कि है 5 क्यू स्क्वायर है वैल्यू। तो पी स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख देंगे 5, ये हो गया हमारे पास क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको करोगे तो 25 और ये हो गया हमारे पास सी स्क्वायर। ये बात क्लियर है? 5 से 25 हम लोग कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर आ गया हमारे पास क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5, ये हो गया हमारे पास सी स्क्वायर। गॉट इट? अब ये 5 इधर आज भेज दो इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर बाई ये हो गया 5 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या बताया था कि अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड क्यू। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो, हमने शुरुआत में आपको क्या बताया था, हमने आपको शुरुआत में बताया था अगर पी और क्यू हमारा ये p बाई क्यू √5 अगर हमारा एक रेशनल नंबर है तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और जो p और q होगा ना इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिर्फ 1 को छोड़ के। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर फैक्टर क्या आ रहा है, p का 5 आ रहा है, q का फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर 1 नहीं हो रहा है, 1 के अलावा दूसरा नंबर आ रहा है जो कि है 5। तो हमने क्या बताया था कि अगर 1 के अलावा कोई और नंबर आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि भाई ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन ये हो गया हमारे पास फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड ये हो गया हमारे पास q। ठीक है, यहाँ लिख देंगे द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming √5 is rational number is क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स लिख दो या फिर इनकरेक्ट लिख दो, रॉन्ग लिख दो, कुछ भी। सो वी कैन से दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल ये हो गया हमारे पास नंबर। बस
ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो एक बार और इसको समझ लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ना सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा था कि √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करो। तो इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग इसे मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर होने की कंडीशन होती है क्या, कि जो हमारा रेशनल नंबर होगा वो p/q के फॉर्म में होगा, और जो p और q होगा ना, इसे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें पता चला कि भैया p का जो कॉमन फैक्टर है वो तो 5 है, ठीक है। वैसे ही जब इसे हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला जो q है इसका जो कॉमन फैक्टर है ये भी 5 है। तो हमने ऊपर क्या बताया था, p और q का कॉमन फैक्टर 1 होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि p और q का जो कॉमन फैक्टर वो 5 है। अब कॉमन फैक्टर 5 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, जो हमने ऊपर एज्यूम किया था कि √5 हमारा रेशनल नंबर है, वो हमने गलत एज्यूम कर लिया है, रॉन्ग है हमारा, वो हमारा एजम्पशन जो था ना वो रॉन्ग हो गया। तो हम लोग बोल देंगे लास्ट में कि √5 एक इरेशनल नंबर है, बस। ऐसे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है, इसकी प्रैक्टिस करो जितना हो सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग ए पार्ट को करने जा रहे हैं। ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक कोई पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं। ये ए पॉइंट है, ये हो गया हमारे पास बी पॉइंट है, ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन। जो ये लाइन है ना, ये लाइन वाई एक्सिस इस लाइन को वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो बताओ। और क्वेश्चन ने ये भी कहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रही दोनों लाइन, ये पॉइंट भी बताना है। क्लियर हो गया। अब ये कैसे बताएंगे अभी हम आपको समझाएंगे। अब क्वेश्चन 27 के सॉल्यूशन पे आ जाओ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे दो चीज पूछी हुई थी। एक क्या पूछा हुआ है, एक कहा है कि जिस पॉइंट में ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो बता दो, और इनका रेशियो बता दो। जब कभी भी रेशियो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कहेगा तो आपको यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी होता है, कब ये यूज करते हैं कब ये यूज करते हैं, ये बस समझ लेते हैं। पहले ये समझते हैं, ये हमारा प्रॉपर सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। इसी को कंप्रेस करके छोटा बना दिया गया, जो कि ये हो गया। दोनों एक ही है, दोनों से वही काम होगा, बट क्या है, कुछ लोग इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करते हैं, कुछ लोग इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करते हैं। दोनों ही सेम है। कब ये यूज किया जाता है कब ये यूज किया जाता है अभी बता देते हैं। देखो जब कभी भी हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। और जब हम लोग रेशियो को के रेशियो 1 लेट कर लेते हैं, यानी कि इस वाले को k मान लेते हैं और इस वाले को 1 मान लेते हैं, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्लियर है। यहाँ पर देखो k दिख रहा है, k की जगह में k पुट कर देते हैं, x2 की जगह में x2 की वैल्यू, x1 की जगह में x1 की वैल्यू, ऐसे ये सॉल्व कर लेते हैं। फिर कुछ बच्चे होते हैं जो k और 1 को लेट नहीं करते हैं। तो जब k और 1 को लेट नहीं करते तो डायरेक्ट वो इस वाले फॉर्मूले से ही ये रेशियो को फाइंड कर लेते हैं। क्लियर इतनी बात। तो दोनों चीज समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि भैया ये जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है ना वो पॉइंट बताओ। अच्छा ये पॉइंट क्या होगा, एक्स और वाई होगा, होगा ना। अच्छा ये जो हमारी लाइन है ये कैसी है, वाई एक्सिस है। हमेशा याद रखो, अगर वाई एक्सिस में हमारा पॉइंट बन रहा है तो हमारा जो एक्स होगा ना वो 0 होगा। ये कॉमन सी बात है। अगर वाई एक्सिस में हमारा जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है तो एक्स हमेशा एक्स 0 होगा, हमेशा। अगर यही एक्स एक्सिस होता, अगर यही हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस में हो रहा होता तो वाई हमेशा हमारा 0 होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें ये पता चल गया कि जो ये पॉइंट है जिस पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसका एक्स तो हमें पता चल गया जो कि 0 है। अब हमें सिर्फ वाई पता करना है। कैसे पता करेंगे वो भी देखो। जब कभी हमें एक्स वाला पार्ट फाइंड करना होता है तो हम लोग सिर्फ इसकी हेल्प से एक्स फाइंड कर लेते हैं। जब हमें वाई फाइंड करना होता है तो इसकी हेल्प से वाई फाइंड करते हैं। सेम इसमें भी वही होता है। इतनी बात क्लियर, दोनों चीज सब कुछ क्लियर समझ में आ गया। चलो अब सॉल्व करते हैं। हम लोग सबसे पहले इसके रेशियो को फाइंड करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इस वाले क्वेश्चन को आपको इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाएंगे। और आपका काम क्या है, आपको इसी क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व करना है खुद से, और हमें कमेंट करके बताना कि कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और जो इसी का 27 का जो बी वाला क्वेश्चन है उसको हम आपको इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखा देंगे। तो इससे आपके दोनों फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं। और हाँ,
कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो ना एग्जाम में तो उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिख दो। अगर आपका क्वेश्चन भी गलत होगा ना तो आपके फॉर्मूले के आधे एक नंबर तो क्वेश्चन वाला दे ही देगा, एग्जामिनर दे ही देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, हमें x इक्वल टू 0 पता है। हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं रेशियो। तो हम लोग x की वैल्यू को लेते हैं, x वाले को लेते हैं, यानी कि ये वाला, इसको लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू m1, यहाँ पर हो गया x2 प्लस m2 और x1। देखो सैंपल पेपर ना कोई भी आपको इतना डीपली नहीं बताएगा, हम आपको डीपली बता रहे भाई। हो सकता है आपका 20 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रहा हो, अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है उसका कुछ वैल्यू आपको मिल रही जो कि एग्जाम में आपको हेल्प करेगी तो कोई बुराई नहीं है भाई। 5 सेकेंड की मोटिवेशनल वीडियो देखने से घंटा आपके एग्जाम में एक नंबर नहीं बढ़ने वाले। अगर 50 मिनट की आप एक वीडियो देख लोगे उससे हो सकता है 5 से 10 नंबर आपको मिल जाए। तो 5 मिनट की वीडियो आपके लिए हेल्प रहेगी कि 50 मिनट की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ये हमें कमेंट करके बताना। चलो, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक, तो 100 लाइक जल्दी से कर देना और शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, 0, ये हो गई 0 इक्वल्स टू m की जगह में m। अच्छा, ये m1 m2 क्या है पता है ना, ये m1 m2 हो गया हमारे रेशियो, ये m, ये हो गया हमारे पास m2, ये m1, ठीक है। जब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो m1 m2 बोलते हैं, जब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो k रेशियो 1 ले लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास m इंटू -1, x2 को हमने -1 कर दिया और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो गया n, इसको m2 को हम लोग n बोल देते हैं, ठीक है। इसको m बोल दिया, इसको n बोल देते हैं, इसको n बोल देंगे n, m1 को m, इसको हमने बोल दिया n। गॉट इट, ये हो गया n और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या लेंगे 4, ये हो गया, डिवाइड में आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास m प्लस ये हो गया हमारे पास n। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया -m प्लस 4n डिवाइड में हो गया हमारे पास m प्लस ये हो गया n। देखो आप समझना, m प्लस n ये हमारा डिवाइड में, अच्छा इसको ऐसे लिखेंगे ज़्यादा समझ आएगा, सॉरी, m प्लस 4n डिवाइड में हो गया m प्लस n। ये देखो डिवाइड में ना इक्वल के साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ बचेगा 0 -m प्लस ये हो गया 4n हो गया, ये बचा हमारे पास, ये माइनस के इधर चला जाएगा प्लस का, तो m इक्वल्स टू 4, ये हो गया हमारे पास n। n हमारा मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो m अपॉन ये हो गया 4 इक्वल्स टू, सॉरी n को भेजेंगे ना कि 4 को, यहाँ पर हो गया 4, तो यहाँ पर m अपॉन n हमें मिल गया 4, ठीक है। तो इसको हम लोग 4/1 भी लिख सकते हैं, ऐसे क्या लिख सकते हैं 4/1। m और n हमें क्या मिल गया 4/1 मिल गया, यानी कि ये मिल चुका है हमें 4/1। हमने यहाँ पर इसका रेशियो फाइंड कर लिया, क्या मिल गया हमें 4/1। क्लियर है, ये 1 कैसे आया भाई, डिवाइड में 1 कर दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है आपको। चलो, तो हमने रेशियो तो अब फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है भाई साहब ये कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो समझना, यहाँ पर हमें x वाला कोऑर्डिनेट पता चल गया जो कि है 0, हमें y वाला फाइंड करना है, तो y वाला फाइंड करना है ना, तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ये वाला, ये, ठीक है। ओके, देखो जब y पॉइंट फाइंड करना होता है तो ये यूज करते हैं, x पॉइंट फाइंड करना होता है ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू, सीधे चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, m2 प्लस n, ये हो जाएगा हमारे पास y1 डिवाइड में m प्लस n। यहाँ पर आ जाओ, देखो m और n हमने फाइंड किया, 4 और 1 है, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू, यहाँ पर हो गया -5 डिवाइड में आ जाओगे तो 4 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 तो हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमें y जो कोऑर्डिनेट है ना वो मिल गया है क्या, 3/5 मिल गया। तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट था वो क्या था, वो था हमारा 0। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा जिस पॉइंट में ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो हो जाएगा 0,3/5। हमेशा x वाले को पहले लिखते हैं, बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का ए का हमारा सोल्यूशन, है ना सिंपल। हमने यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आपको हर एक चीज बताई है, इसलिए वीडियो जरूर बड़ी होगी।
अब यहाँ पर ना इसी के बी वाले में आ जाओ। ये कह रहा है लाइन 4x प्लस वाई इक्वल्स टू दिस, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन अ सर्टेन रेशियो, फाइंड द रेशियो। हमें रेशियो फाइंड करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो रेशियो फाइंड करने के लिए ना हम लोग इस बार यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो आ जाओ अब इसके सोल्यूशन में। यहाँ पर ना हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले से समझ लेते हैं एक बार और। यहाँ पर हो गया हमारे पास ए, इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, इसको बी पॉइंट बोल देते हैं। ये ए हो गया हमारे पास पॉइंट, ये बी पॉइंट है, और इसको ये लाइन हमारी कट कर रही है जो कि हमारे पास 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब कह रहा है ये किस रेशियो में कट हो रहा है ये हमें बताना है। तो हम लोग इस फॉर्मूले से कर रहे हैं, तो इसे के रेशियो 1 को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट रेशियो हमने कर दिया के रेशियो 1। इतनी बात क्लियर हो गई। बस इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्व। x इक्वल्स टू, ये हो गया x वाला, ये हो गया y वाला। ठीक है, x इक्वल्स टू के की जगह में के, यहाँ पर x2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3k प्लस x1 की जगह पे हो जाएगा -2 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर टू डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा k, यहाँ पर प्लस, ये हो गया 1। अब y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y की जगह पे y2 की जगह पे आ जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास k प्लस y1 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1, ये -1 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास k प्लस 1 हो जाएगा। देखो ये x है, ये y है, हमारे पास इक्वेशन क्या है 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है। हम लोग x की जगह में ये पूरा पुट कर देंगे, y की जगह में ये पूरा पुट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, x की जगह पे हो गया 3k -2 बाई k प्लस, ये हो गया हमारे पास 1। गॉट इट। यहाँ पर आ जाओ प्लस, y की जगह में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5k -1 बाई k प्लस, ये हो गया 1, और यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम लोग क्या करते हैं, इससे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम क्या मिलेगा, k प्लस 1 मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, ये हो गया हमारे पास 3k -2 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 5k -1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4। अब क्या करो, इसको उठा के इक्वल के इस साइड भेज देंगे और 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12k, यहाँ पर हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 5k, और यहाँ पर हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 4k प्लस, ये हो गया हमारे पास 1 हो गया। अब देखो 5k और 12 पे ये भी प्लस है, ये भी हमारे पास प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 से 7, यहाँ की मतलब कि 17k, ये माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस हो गया हमारे पास 9 इक्वल्स टू 4 के अंदर मल्टीप्लाई 4k, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4, ये आ गया। k को इधर भेज देते हैं, 9 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर हो गया 17k माइनस हो गया यहाँ पर 4k इक्वल्स टू, ये हो गया 4, ये माइनस के इधर हो जाएगा प्लस का, ये हो गया हमारे पास 9। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 13k, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यहाँ पर 13 इधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर k की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 1 मिल गए। ठीक है, हमने रेशियो में क्या लेट किया था, हमने लेट किया था k रेशियो 1। ठीक है, 1 तो हमें पता ही है, बस k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। अब हमने k की वैल्यू क्या फाइंड कर ली है, 1 फाइंड कर ली, तो हमारा जो रेशियो है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास 1 रेशियो 1। बस यही हमें फाइंड करके दिखाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का बी का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 27 भी समझ में आ गया। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे ना 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मोस्ट इजी क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन 28। देखो क्वेश्चन 28 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अच्छे से रटी होगी, इसके सारे फॉर्मूले रटे होंगे, तभी ये सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए,
इक्वल्स टू 1/10a प्लस कॉट है। यहाँ पर प्रूव करना, प्रूव क्या करना, इसे सॉल्व करके इसके जैसा लाना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड करना है। कैसे करेंगे वो देखो। अब क्वेश्चन 28 के सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इस पूरे को लेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है कॉसेक ए, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे 1/sin, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/, ये हो गया हमारे पास साइन, ठीक है, माइनस यहाँ पर साइन है ना, इसको साइन ही रहने दो, साइन ए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास सेक, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, ये कहोगे आप 1/cos, हो गया cos ए, माइनस यहाँ पर भी हो गया हमारे पास cos ए, इक्वल्स टू, इसको छोड़ देते हैं, चलो ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, यहाँ पर हो गया साइन है, ये हो गया 1 माइनस साइन, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर है। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो यहाँ पर ना देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अगर आपको फॉर्मूला याद है कौन सा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। देखो ए की जगह में थीटा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर हम इसको ऐसे लिख दे कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये प्लस का इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर है, ये हो गया। देखो यहाँ क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम, बिल्कुल। तो यहाँ लिख दो कॉस, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर है, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन है, ठीक है, इनटू यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कॉस को इधर भेज देंगे, तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ लिख दिया हमने साइन स्क्वायर, डिवाइड में आ गया हमारे पास कॉस, यहाँ पर हो गया ए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, साइन ए, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस है, ठीक है, कैंसिल कर दो, कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, ये आ गया। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब ये हमने जब सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड तो हमें ये मिला। अब हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारे पास 1/, ये है 10 ए प्लस यहाँ पर है हमारे पास कॉट ए। अब देखो 10 ए, आप हमें ये बताओ 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ लिख देते हैं 1/, यहाँ कर दिया साइन ए अपॉन, ये हो गया हमारे पास कॉस ए, ठीक है, ओके, ये बीच में हो गया प्लस। अब यहाँ पर है कॉट ए, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो गया हमारे पास ए, ओके। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास 1, और इधर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस ए, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। अब क्या होगा, इसको उठाएंगे ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन है। देखो इस पूरे को उठा के ऊपर भेज रहे हैं, बस साइन को पहले लिख दे रहे हैं, कॉस को बाद में। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन है, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस, ये हो गया हमारे पास ए, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया हमारे पास। अब देखो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 1, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए, डिवाइड में आ गया हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए, और ये हो गया हमारे पास कॉस ए, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सोल्यूशन। देखो राइट हैंड साइड साइन ए कॉस है, लेफ्ट हैंड साइड साइन ए कॉस है, तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है हमारे पास राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। बस ऐसे ही हमें ये सॉल्व करना है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो समझ में आ रहा है
तो जल्दी से लाइक टारगेट कंप्लीट करो। और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ कि यार भाई नेक्स्ट वीडियो आपको किसमें चाहिए, सैंपल पेपर में ही चाहिए, स्टैंडर्ड का चाहिए या बेसिक का चाहिए, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हम सीरीज लेके आएंगे। हर एक चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लाए, मतलब सोल्यूशन। हम अच्छा क्या करने वाले हैं, अभी शॉर्ट में हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर एनसीईआरटी बुक ले लेंगे और इसका चैप्टर 1 खोलेंगे और इसमें बता देंगे इस चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से। शॉर्ट में हर एक चैप्टर के सोल्यूशन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कल या परसों से हम ये अपलोड भी कर दें। तो चलो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना क्या ऐसा करें, और आप कहोगे तो उन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के हम सोल्यूशन भी वीडियो में देते रहेंगे आपको, अगर आप हमें कमेंट करके कहेंगे तो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा फाइंड द मीन यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से हमें मीन फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले इसको हम बना लेते हैं फिर बताते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 29 के सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे मीन का, वो हो जाएगा a प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइड में समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मीन को फाइंड करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा। एक्स आई फाइंड करना, क्लास के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 5 है, यहाँ पर 5 आ गया। यहाँ पर कितना 10 और 15 में 20 में 15 है, 15 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा बीच का। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 35 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 45। क्लियर, ये हो गई एक्स आई। अब हमें एक्स आई मिल गया है, हम लोग फाइंड क्या करेंगे, यू आई फाइंड करेंगे कैसे। यहाँ पर हो जाएगा एक्स आई माइनस, इसमें से किसी को भी ए मान लो, 25 को मान लेते हैं, तो यहाँ पर कर देंगे 25 बाई, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10, बस ऐसे मिलेगा। अब एक्स आई हमारे पास क्या है, 5 है, माइनस कर दो 25, कितना आ जाएगा 20, डिवाइड बाई 10 करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पर हमने कर दिया -2। ठीक है, ये रटना पड़ेगा। इसमें से किसी भी ए को आप ए मान सकते हो, यहाँ पर रख के इसे सॉल्व कर सकते हो, किसी भी एक को। क्लियर, अब देखो यहाँ पर करोगे तो कितना आ जाएगा, -1, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ये क्लियर ही होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर यू आई हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग फाइंड करेंगे एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई। कैसे, देखो एफ आई मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ये तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -12। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10 1 जा 10, -10, यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास 9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 20। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, ये बोला है समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, मतलब क्या हो रहा है, इस पूरे का हो जाएगा हमारा सम। इस पूरे का सम करोगे 12 और 10 कितना हो गया हमारे पास 22, यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना, यहाँ पर हो गया 29, सॉल्व कर दोगे तो 7 आ गया। अब ये समीशन ऑफ एफ आई दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ पर समीशन ऑफ एफ आई दिख रहा है ना, इसका सम हम लोग कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलो अब यहाँ पर आ जाओ। अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, ए की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 25 हो गया, प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई कितना है हमारे पास, 7 है। समीशन ऑफ एफ आई हमें कितना मिला है, 50 मिला है, 50 कर दिया। देखो समीशन ऑफ एफ आई मतलब होता है जो एफ आई है, एफ आई हम लोग फ्रिक्वेंसी वाले को बोलते हैं, इस पूरे का सम करोगे 50 आएगा, इंटू एच हो जाएगा 10, एच मतलब हो गया क्लास के बीच का कॉमन डिफरेंस, सभी का कितना है 10 है, तो 10 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अंदर ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो गया 7/5, ये आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस यहाँ पर हो गया 1.4 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26.4। बस हमें यही सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सोल्यूशन। अब बताओ, अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला ये रटा होगा तो ये इजीली 3 लाइन में आप सॉल्व कर लोगे, 3 लाइन के 3 नंबर मिल रहे हैं आपको। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन तो आपको मिलने वाला नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 का जो ए क्वेश्चन है इसे देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर पी एंड पी बी आर टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर एट ओ, प्रूव दैट ओपी बाइसेक्ट एंगल ए पी बी
OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पर ना PA और PB हमारे दो टेंजेंट हैं, सर्कल का सेंटर हमारा O है, कह रहा है कि प्रूफ करो कि OP बाइसेक्ट एंगल APB। OP ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल APB को। जब भी एंगल बाइसेक्ट होता है तो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी कि जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, चलो ये भी कर देंगे। आगे कह रहा है OP इज द राइट बाइसेक्ट ऑफ AB। राइट बाइसेक्ट ऑफ AB का मतलब क्या हो रहा है कि जो ये OP है ना, ये AB को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ इसके जो एंगल ये है और एंगल ये है, ये दोनों ही एंगल इसके क्या है 90 डिग्री के हैं। ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे वो देखो, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, देखो हमने अभी क्या देखा कि भाई साहब हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना आपस में इक्वल बताना है, क्योंकि भैया इक्वल तभी होता है जब ये लाइन या फिर बोलो ये जो OP है ना ये बाइसेक्ट करेगी एंगल APB को। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे। हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे AOP को, और यहाँ ले लेंगे POB। इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसके ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि OP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल APB को। सिंपल है। चलो तो आ जाओ सोल्यूशन पे। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये हो जाएगा हमारे पास POA, एंड हम यहाँ लिख देते हैं ट्रायंगल। बहुत सिंपल है, आराम से देखोगे सब समझ में आएगा। ट्रायंगल POB। क्लियर, आ जाओ अब देखो यहाँ पर POA, इसमें हमने सबसे पहले देखा PA ये क्या है, टेंजेंट है। PB क्या है, टेंजेंट है। तो ये दोनों ही टेंजेंट हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से बन नहीं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो AP है ये बराबर है किसके, PP के, क्योंकि दोनों ही हमारी टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। देखो हमेशा याद रखो, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमारी जो टेंजेंट बनती है ना, वो टेंजेंट क्या होती है, हमेशा आपस में इक्वल होती है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये दोनों टेंजेंट बन रही तो ये आपस में इक्वल हो गए। चलो हमने क्या देखा कि जो ये OP है ना, ये OP इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे OP इक्वल्स टू OP, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन। ये हो गया हमारे पास कॉमन। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात। अब देखो यहाँ पर अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इस वाले ट्रायंगल में OA क्या है, रेडियस है। अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इस वाले ट्रायंगल में OB क्या है, ये भी रेडियस है। रेडियस ये है, रेडियस ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो OA इक्वल्स टू हो जाएगा OB, और ये दोनों ही हमारी क्या है, रेडियस है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या देखा, हमारे यहाँ पर ना एंगल से, ओ सॉरी, साइड से ये दोनों ही क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए हमारे पास POB। बाई हो जाएगा साइड साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कभी दो ट्रायंगल आपस में हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो एंगल होते हैं ना वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल बराबर है इस वाले एंगल के बाई CPCT। यहाँ लिख देंगे हेंस यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल APO इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल यहाँ पर BPO बाई CPCT। बस देखो अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो OP है ना वो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल APB को। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और हमने ये प्रूफ कर लिया। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। देखो हम लोग फिर से समझ लेते हैं एक बार। देखो बाइसेक्ट तभी होता है जब कभी कोई लाइन किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करेगी तो वो क्या करेगी, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो ये कॉमन सी बात है कि ये जो हमारे पास OP है ना ये बाइसेक्ट कर रही है APB को। बस ऐसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 30 का फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसी के सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड में क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक बार जरा सा उसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा OP इज द राइट बाइसेक्ट ऑफ एंगल ऑफ AB। ठीक है, यहाँ पर OP जो है ना हमारे पास ये वाली, फिर से ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है सबसे पहले AB को। बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। जितना QB होगा उतना ही QA होगा। सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग लेंगे ट्रायंगल PQA।
ये वाला ट्रायंगल लेंगे सिर्फ इतना। पहले हम लोगों ने यहाँ तक लिया था, इस बार लेंगे हम लोग पी क्यू ए ये वाला ट्रायंगल, और फिर लेंगे पी क्यू बी इतना और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि हमें अब ये दोनों जो साइड दिख रहे हैं ना, ए क्यू और पी पी सॉरी बी क्यू, इन दोनों को आपस में इक्वल करना है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल यहाँ पर बोल देते हैं पी क्यू ए, एंड हमने कर दिया ट्रायंगल। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पी क्यू बी। ये दोनों ही ट्रायंगल को हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है भाई, फिर से हमने देखा कि पी ए और यहाँ पर पी बी, ये दोनों हमारी क्या है, टेंजेंट है। तो भैया टेंजेंट है तो आपस में क्या होगी, इक्वल होंगे, तो लिख दो टेंजेंट, सिंपल है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, जो क्यू पी है और क्यू पी ये दोनों का क्या है, कॉमन है। यहाँ पर कर दिया हमने कॉमन। फिर से दिखा देते हैं, देखो ये देखो आपको क्या दिख रहा है, ये क्यूपी है, ये क्यूपी लाइन ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। एपी हमारी टेंजेंट है, पीबी हमारी टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल कैसे हो गए, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारी टेंजेंट बनती है वो आपस में इक्वल होती है। ये हमने सेक्शन बी में कोई क्वेश्चन था उसमें भी ये समझा था, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, और क्या है हमारे पास, और हमने क्या देखा कि हमारे पास जो एंगल है, एंगल ए पी, और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए पी क्यू, ठीक है, इक्वल्स टू बोल देते हैं एंगल पी ए पी क्यू, और यहाँ पर हम लोग बोल देंगे बी पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं बी, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। देखो हमने यहाँ पर ना ए पी ओ इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्रूफ किया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए पी क्यू को ले लेंगे, ओ को छोड़ दो इतना, हम लोग ए पी क्यू बोलेंगे तो भी तो यही एंगल आएगा, और अगर हम लोग बी पी क्यू बोलेंगे तो भी तो यही एंगल आएगा। तो इन दोनों एंगल को आपस में इक्वल हमने ऊपर प्रूव किया था, यहाँ कर देंगे प्रूव अबव, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइड एंगल, साइड से ये दोनों भी ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल पी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल हमारा किससे, पी क्यू बी से, और रीजन हो जाएगा हमारे पास साइड एंगल और साइड। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो इनकी जो साइड होगी ना वो भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब कभी भी हमारे दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं ना, तो उन दोनों ट्रायंगल की साइडें और उन्हीं दो ट्रायंगल के एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो भैया ए क्यू जो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और जो क्यू बी जो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल्स टू क्यू बी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं बाई, यहाँ कर दो सी पी सी टी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने इन दोनों को ना आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया, ये बात क्लियर है। बट अभी हमें क्या प्रूफ करना है, राइट। क्वेश्चन ने क्या कहा था, ओपी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, राइट बाइसेक्टर है ना, तो हमें यहाँ पर एंगल भी प्रूफ करने होंगे कि ये 90 डिग्री के। कैसे, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो हमें दिख रही है ना पूरी लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है, हमें पता है ना। तो चलो यहाँ पर पहले कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास नाउ यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल, एंगल हो गया P, यहाँ कर देते हैं Q, और ये हो गया A प्लस एंगल P Q B, दोनों ही हो गया 180 डिग्री के। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो इसके सारी साइडें आपस में इक्वल हो गई थी और सारे एंगल भी आपस में इक्वल हो गए थे। तो भाई साहब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना इसके इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है अभी यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल है पी क्यू ए, ये बराबर है एंगल पी क्यू बी के बाई, यहाँ पर लिखो सी पी सी टी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करो, यहाँ पर पी क्यू ए है ना, तो यहाँ पे लिख दिया हमने पी क्यू ए। हमने क्या देखा, हमने ये देखा पी क्यू बी, ये जो है ना ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम लोग ये भी पुट कर सकते हैं, एंगल ये हो गया पी क्यू ए इक्वल टू 180। इसको सॉल्व करोगे तो 2 एंगल पी क्यू ए इक्वल टू 180 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो एंगल पी
क्यू ए इक्वल टू आ जाएगा 90। अगर हमारा ये वाला एंगल 90 है तो जनाब ये भी हमारा क्या होगा 90। यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू एंगल पी क्यू बी भी हमारा क्या है 90। ये दोनों 90 हो जाएंगे, हेंस प्रूफ। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 30 का फर्स्ट का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो समझ में नहीं आ रहा है तो इसे 2 बार देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर। अब क्वेश्चन 30 के बी वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कह रहा है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया जो एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनती है ना वो आपस में इक्वल होती है, ये प्रूफ करके बता दो। देखो बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन है, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये हमारी टेंजेंट बनी, ये टेंजेंट बनी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। क्वेश्चन है हमारे पास 30 और 30 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बी पार्ट। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं एक सर्कल। ये हो गया सर्कल, ये हो गई हमारी एक टेंजेंट, ये हो गई दूसरी टेंजेंट। ये दोनों ही टेंजेंट हमारी एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही। एक्सटर्नल पॉइंट का नाम पी रख देते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हो गया हमारा बी। ये सर्कल का सेंटर है। हमेशा याद रखो सर्कल के सेंटर से जो हमारी रेडियस जाएगी वो रेडियस अगर टेंजेंट को टच कर रही है, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बात याद हो गई, समझ में आ गया? अब देखो ये सर्कल का सेंटर है, इससे लाइन हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका नाम रख देंगे हम लोग ओपी। बस अब आ जाओ, यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है? हमें यहाँ पर प्रूफ करना है जो एपी है वो बराबर है पीबी के, ये प्रूफ करना है, ठीक है। हमने अभी कंस्ट्रक्ट क्या किया? हमने कंस्ट्रक्ट यहाँ पर किया हुआ है, हमने किया हुआ सबसे पहले ज्वाइन किया। ज्वाइन हमने क्या किया है? हमने ओपी लाइन ज्वाइन कर दी और हमने क्या देखा, ये जो ओ ए है ये परपेंडिकुलर है एपी के, और साथ ही साथ जो हमारा ओ बी है ये भी परपेंडिकुलर है बीपी के। ये बात क्लियर हो गया? अब आ जाओ प्रूफ में। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ना इस वाले ट्रायंगल को लेंगे और इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पी ओ ए, यहाँ कर दिया एंड ट्रायंगल पी ओ, ये हो गया बी। क्लियर है? जो पी ओ ए ट्रायंगल है, पी ओ बी ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को देखो। यहाँ पर सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि जो ओपी है ना ये ओपी साइड दोनों में आ रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं ओपी इक्वल्स टू ओपी। ओवर पावर नहीं है, ये ओपी साइड की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉमन। इतनी बात क्लियर हो गया, ओपी हमारा कॉमन हो गया। अब देखो ये ओ ए हमारा क्या है, रेडियस है, ओ बी हमारी क्या है, रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर हो गया ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये हो गई हमारे पास रेडियस। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने तो क्या देखा कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी हमारा 90, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल हमारा ओ बी पी। ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे क्या है 90 ईच, 90 ईच। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमने क्या देखा कि हमारा जो ये दोनों ट्रायंगल है ना ये दोनों आर एच एस से क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया हमारे पास पी ओ बी बाई आर एच एस। बस इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं इनकी जो साइड होंगी ना वो आपस में इक्वल होंगी। हमेशा याद रखो किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की सारी साइडें आपस में इक्वल होती है और एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, तो हम लोग बोलेंगे ए पी इक्वल्स टू हो गया पी बी। रीजन दे दो बाई सी पी सी टी। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन में जो कि है 31। ये कह रहा था सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट इज 99। इफ 10 डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट डिजिट देन फाइंड द नंबर। हमें नंबर फाइंड करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कोई 2 डिजिट का नंबर है और उसी 2 डिजिट नंबर को फाइंड करना है। क्या करना है?
कौन सा नंबर फाइंड करना है? 2 डिजिट वाला नंबर फाइंड करना। क्वेश्चन ने बताया कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसको लिया गया और उसी 2 डिजिट वाले नंबर को रिवर्स कर दिया गया और ऐड कर दिया गया तो 99 आ रहा है। कुछ ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। चलो इसको समझा देते हैं। मान लो 2 सेकंड के लिए एक नंबर है हमारे पास, ऐसे 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होता है, 99 तक जाता है। अब बात आती है कि इन सारे नंबर में से कौन सा वो 2 डिजिट नंबर है जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं पता है हमें ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने मान लिया 2 डिजिट नंबर है हमारे पास 52। क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये 52 नंबर है 2 डिजिट का, इसके डिजिट को रिवर्स कर दो। जो 2 पीछे है इसे आगे कर दो और जो आगे है उसे पीछे कर दो और इसका सम कर दो, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है? 99 मिल रहा है। ऐसा कुछ क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है। ऐसे यहाँ पर हमारे पास कोई एक 2 डिजिट का नंबर है कि जब उस 2 डिजिट नंबर को रिवर्स कर दोगे ना और सम कर दोगे तो 99 मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। समझ में आ गया? ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब बात आती है कि 2 डिजिट का नंबर हम लोग फाइंड कैसे करें? ऐसा कौन सा 2 डिजिट का नंबर होगा जिसका रिवर्स करके ऐड करने में 99 आ रहा होगा? अब सोचो, देखो वो 2 डिजिट नंबर, अच्छा सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि 2 डिजिट का नंबर बनता कैसे है। यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे कि 24 लिख दिया। अब ये 2 डिजिट नंबर कैसे बन रहा है? भैया 4 है यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस, और 2 है 10th प्लेस में। तो हमें यहाँ पर समझ में आया 10th प्लेस और यूनिट प्लेस जब मिल जाएंगे तो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। 10th प्लेस और यूनिट प्लेस जब मिलेंगे तो 2 डिजिट का नंबर बनेगा। समझ में आया? तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास 10th प्लेस में है उसे y मान लेते हैं, और जो हमारे पास यूनिट प्लेस में है उसे y मान लेते हैं, जो 10th प्लेस में नंबर है उसे x मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 10th प्लेस में है तो 10x लिखना, सिर्फ x ना लिखना। तो ये हो जाता है 2 डिजिट नंबर का जनरल फॉर्मूला, या फिर बोलो जनरल, जो 2 डिजिट नंबर होता है ना वो कुछ इसी तरीके से बनता है। अच्छा, अब इससे हम लोग 24 बना के देखते हैं। चलो, यूनिट प्लेस में क्या है? 4 है, 4 लिख दिया, प्लस 10th प्लेस में हमारे पास क्या है? 2 है, 2 लिख दिया, n2 हो गया 10। तो यहाँ पर हो गया 10 इंटू 20, 20 प्लस 4 क्या हो गया? 24। तो देखो, अब इसकी हेल्प से हम लोग कोई भी 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि अगर इसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग इजिली 2 डिजिट का नंबर फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गया ना? तो चलो, अब समझ में आ गया है तो इसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के सोल्यूशन पे। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द 10 डिजिट, टेंस, ये हो गया डिजिट। हमने जो 10th प्लेस में जो डिजिट है ना उसको लेट कर लिया x। ठीक है। जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है ना उसको लेट कर लिया हमने y। इतनी बात क्लियर है? तो हमारा जो नंबर बन रहा है, नंबर वो क्या बन रहा है? 10x प्लस y बन गया। अब समझ में आ रहा है? तो हम हर एक चीज आपको बेसिक से समझाएंगे, भले वीडियो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए। ये समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ने कहा था कि जो नंबर हमारा बना है उसी नंबर का रिवर्स कर दो, तो रिवर्स कर देते हैं। हम इसको रिवर्स कर देंगे तो भैया यूनिट प्लेस हो जाएगा 10th प्लेस में, 10th प्लेस हो जाएगा यूनिट प्लेस में, ये बन जाएगा 10y प्लस ये हो गया हमारे पास x। क्लियर? अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, फिर से पढ़ लो। ये कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट इज 99। मतलब कि जो नंबर है और जो उसका रिवर्स किया जा रहा है उसका जब सम किया जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है? 99 मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस वाई, ये हमारा नंबर है, फिर इसी का रिवर्स करके इसी में ऐड कर दिया तो 10y प्लस x। तो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है 99। अब इसे सॉल्व करो और यहाँ पर हो गया 11x, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 11y इक्वल्स टू हो गया 99। 11 से 11 कॉमन कर दो दोनों से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 11, ये हो जाएगा 99, 99 11 से कैंसिल, तो x प्लस वाई हमें क्या मिल गया? 9 मिल गया। ठीक है। इसको बोल दो पहली इक्वेशन। ये हमारी पहली इक्वेशन है। समझ में आ गए? अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है इफ 10 डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट डिजिट। कह रहा है जो 10th डिजिट है, 10 डिजिट हमारा क्या? x है। ये कह रहा है जो 10th डिजिट है वो क्या है? 3 मोर देन मतलब प्लस 3 ज्यादा है किससे? यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है? y है। तो ये हो गई हमारे पास। ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, हमें x की वैल्यू दिख रही है, इस x की वैल्यू उठा दो और पहले वाली इक्वेशन में पुट करो। यहाँ करेंगे पुटिंग x
इन इक्वेशन यहाँ पर हो गया फर्स्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 + y इक्वल्स टू 9, यहाँ पर हो गया 2y इक्वल्स टू 6। 6 कैसे आया, 3 प्लस के इधर चला जाएगा माइनस का, तो 6। यहाँ पर y हमें क्या मिल गया, ये मिल गया 3। हमें देखो y 3 मिल चुका है। देखो y क्या था हमारा, यूनिट डिजिट हमें मिल गया। बस हमें 10th डिजिट मिल जाएगा ना, तो हमें मेरा नंबर भी मिल जाएगा। x की जगह में x पुट कर देंगे, y की जगह में y पुट कर देंगे, तो हमें नंबर मिल जाएगा। देखो इस y को उठाएंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 3 + 3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना, 6। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। y हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने नंबर में वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारा जो नंबर है वो है 10 इंटू y की जगह पे, सॉरी x की जगह पे 6 + 3, यहाँ पर हो गया 63। बस हमारा जो नंबर है वो हो गया 63। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 31 भी समझ में आ गया। हमें यही फाइंड करना था और हमने ये फाइंड कर लिया है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन डी में। भाई साहब बढ़िया सा है ये सेक्शन डी। अब सेक्शन डी को सॉल्व करने से पहले भाई साहब समझ लो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मिल रहा है ना, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और सेक्शन डी का हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मिलेंगे हर क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला है, कुछ भी है, तो उसको जरूर लिख लेना, क्योंकि फॉर्मूला नहीं लिखोगे ना क्वेश्चन में, तो उसके भी मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, काट दिया जाएगा आपका। क्वेश्चन 32 के ए में आ जाओ। ये कह रहा, अमिता बाय सम बुक फॉर दिस रुपीज इफ शी हैड ब्रॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक वुड कॉस्ट हर 24 रुपीज लेस। हाउ मेनी बुक्स डिड शी बाय, व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमिता जो है ना, उसने कुछ बुक इतने रुपए में खरीदी। कितनी बुक खरीदी ये हमें नहीं पता है, बट बता दिया कि इतने रुपए में खरीद लिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जितनी भी बुक उसने पहले खरीदी होंगी, उसी बुक में से 4 बुक और ऐड कर देता, ठीक है, इसी प्राइस में, तो उसे हर एक बुक में 24 रुपए कम देने पड़ते हैं। ये क्वेश्चन ने बता दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ कि हर एक बुक की कॉस्ट क्या होगी और उसने कितने बुक खरीदे हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल है। यहाँ पर है क्वेश्चन 32। अब इसका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ए पार्ट। और यहाँ पर हम सबसे पहले बताते हैं कि अगर जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसको हम लोग लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बुक हमसे पूछ रहा है, इसी को हमने लेट कर लिया। नंबर ऑफ बुक्स हो गए हमारे पास यहाँ पर x, हमने मान लिया। अगर हम लोग एक बुक की कॉस्ट निकाले तो कैसे निकालेंगे, टोटल प्राइस को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बुक से, तो एक बुक की कॉस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे कॉस्ट ऑफ ईच बुक, ईच यहाँ पर हो गया हमारे पास बुक, इक्वल्स टू हो जाएगा 1920 बाई, ये हो गया हमारे पास x। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें आना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अच्छा ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है अब एक बुक की कॉस्ट। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एक बुक की जो कॉस्ट है, ये लिख देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहता है कि उसी में जितनी बुक वो पहले खरीद रहा था, उसी में अगर 4 बुक और ऐड कर देता है, 920 बाई x + 4, तो उसे क्या करना पड़ेगा, 24 रुपए कम देना पड़ेगा हर एक बुक में। बस ये बात आपको अच्छे समझ लेनी है, क्वेश्चन सॉल्व भी यहीं से। अब देखो यहाँ पर हो गया 1920 बाई x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा -1920 बाई x + 4 इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 1920 को कॉमन ले लेते हैं। 1920 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/x माइनस 1/x + 4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 24। अब ये हो गया 1920, और इसमें से हम एलसीएम ले लेंगे x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x + 4, ये एलसीएम लिया, तो यहाँ पर आ गया x + 4 माइनस x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 24। 24 से ये कैंसिल करेंगे तो ये चला जाएगा हमारा 89, यहाँ पर आ जाएगा 80, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 4।
और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू हो गया 0। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो। ओके, ये 80 हो गया इक्वल के इस साइड हम लोग अभी भेज देंगे, तो सॉरी यहाँ पर 1 आएगा ना कि 0, क्योंकि 24 बन जाए 24 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 1/80, ठीक है। और फिर यहाँ पर, या फिर एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। एक काम करते हैं, इसको उठा के यहाँ भेज देते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 4 8 जा 32 320 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 4x, ये आ गया। अब इधर देखो, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 20x। तो कोई स्प्लिट मेथड तो आता ही होगा ना, बस इसको हम लोग जल्दी से कर देंगे, माइनस 320। इसमें से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 20। इसमें से हम माइनस 16 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 20। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 20 एक ब्रैकेट में हो गया, और x माइनस 16 दूसरे वाले में, x माइनस 16 दूसरे वाले ब्रैकेट में, ठीक है। इन दोनों को ही 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। गॉट इट। अब ये जो हमारा 20 है ना, इधर चला जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, ये माइनस का है, इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो x हमें क्या मिल गया, 16 मिल गया, और यहाँ पर x क्या मिल गया, माइनस 20 मिल गया। x हमने क्या लेट किया था, हमने x को लेट किया था नंबर ऑफ बुक। नंबर ऑफ बुक हमारी x थी। तो ये बताओ, क्या नंबर ऑफ बुक हमारे पास 20 हो सकती है माइनस का, नहीं हो सकती। तो नंबर ऑफ बुक हमारी क्या हो गई, यहाँ पर 16 हो गए। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहाँ पर हमने x फाइंड कर लिया, जो कि है हमारे पास 16। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि कॉस्ट ऑफ ईच बुक, हर एक बुक की कॉस्ट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1920 बाई 16 कर देंगे, तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 120। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा सॉल्यूशन। ये हो गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच बुक, हर एक बुक की कॉस्ट होगी 120 रुपए। टोटल कितनी बुक उसने खरीदी, 16 बुक खरीदी। बस ऐसा ही हमें सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बी वाले क्वेश्चन में। आ जाओ, ये कह रहा अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द इनिशियल स्पीड। इफ इट take time 4 hours to complete the whole journey, what was the initial average speed, determine the time taken by train to cover the distance separately। क्वेश्चन 32 का जो बी है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन 32 का बी कह रहा है कि एक ट्रेन है वो 132 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही किसी स्पीड से, मान लो 100 की स्पीड से कवर कर रही। वही ट्रेन 140 किलोमीटर की इस डिस्टेंस को कवर कर रही पहले से 4 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से। मान लो पहले 100 की स्पीड से ये कवर कर रहा था, तो अब 104 की स्पीड से ये वाली डिस्टेंस कवर कर रही हूँ। तो क्वेश्चन ने कह दिया कि होल जर्नी को 4 घंटे में ट्रेन ने कवर कर लिया। तो ये बताओ कि ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी और दोनों ने कितना कितना टाइम लिया, दोनों डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। क्वेश्चन है हमारे पास 32 का बी। हमने क्या बताया है कि जो भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा उसे हम लोग लेट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा लेट द इनिशियल स्पीड, इनिशियल ये हो गया हमारे पास स्पीड। इनिशियल स्पीड हमने लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि पहली वाली ट्रेन को कितना टाइम लगा होगा डिस्टेंस को कवर करने में। तो फॉर्मूला हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 132 अपॉन स्पीड हो गई हमारे पास x। अब दूसरी वाली जो ट्रेन है उसे कितना टाइम लगा होगा डिस्टेंस को कवर करने में। तो डिस्टेंस है हमारे पास 140 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4। अब ये x प्लस 4 क्यों हो रहा है, ये पहले जिस स्पीड से ट्रेन चल रही थी ना उससे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4। ये बात क्लियर हो गई। चलो
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में मुझे 4 घंटे लगे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 132/x प्लस 140/x प्लस 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 घंटे यानी कि 4। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x, ये हो गया हमारे पास x प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4, ये हो गया 132 प्लस 140, यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल टू 4। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर हम लोग इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 132x और 4 2 8, 2 और यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 2 8, ओहो 5 2 8, सॉरी 9 कहाँ से आ रहा है, 5 2 8। ठीक है, प्लस 140, ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 4 और इसको इधर भेज दो अंदर मल्टीप्लाई करके, तो x स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास 4x। यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये भी x है ये भी x है, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो भाई साहब हो जाएगा हमारे पास 0 4 3 7 और 2 270x प्लस 528 और इसको सॉल्व करते हैं तो इसको यहीं रहने दो, 4 रह दो यहाँ पर हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x। देखो इन दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 24 और यहाँ पर 8x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 1 4, 4 3 12 और 4 2 8, फिर से वही आ गया इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 4, ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x। अब 4 से 4 हम लोग कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर है हमारे पास, इस पूरे को उठाएंगे इक्वल की साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है, प्लस है यहाँ पर 4x, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 68x, ये भी प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 132। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर माइनस 64x, यहाँ पर हो गया माइनस 132 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 66x माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2x, सॉरी प्लस 2x माइनस 132 इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्प्लिट मेथड कैसे होता है बता दे रहे हैं कि इसे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होता है कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, ठीक है, और उन्हीं का जब हम लोग सम करें तो क्या आ जाए, ये वाला आ जाए। समझ में आ गया। तो चलो अब यहाँ पर हो गया हमारे पास, इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x को, यहाँ पर आ गया x माइनस 66, इसमें से हम लोग 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 66 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 66 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2, x हमें क्या मिल रहा है माइनस 2, यहाँ पर x मिल रहा है 66। तो देखो अब इन दोनों में से x क्या लोगे, x को हमने क्या लेट किया था, स्पीड, और हमारी जो स्पीड होती है ना वो कभी भी माइनस की नहीं होती। तो हमारी जो स्पीड होगी, यहाँ लिख देते हैं स्पीड ऑफ, यहाँ कर दिया ट्रेन, स्पीड होगी जो ट्रेन की वो हो गई 66 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था, हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो स्पीड पूछी थी, हमने स्पीड बता दी, बट क्वेश्चन ने ये भी तो पूछा था कि हर एक ट्रेन को कितना टाइम लगा, टाइम भी पूछा था, तो टाइम भी निकाल लेंगे। t1 इक्वल्स टू हो जाएगा 132 ये हो गया 66, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा t2 में हो जाएगा 140, 66 प्लस 4 यानी कि 70, यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 2 आवर्स। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का बी का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है बट कोई बात नहीं, आज सेक्शन डी पूरा कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में, और जो सेक्शन ई है ना उसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन 33, इफ अ लाइन इन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखो क्वेश्चन जो 33 है ये क्या कह रहा है, पहले समझो। क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में ये पूरा पूछ सकता है, या फिर आपसे डायरेक्ट कह देगा कि बीपीटी थ्योरम प्रूव करो, या फिर कह देगा थेओस थ्योरम प्रूव करो। तीनों एक ही चीज है, बस अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ये पूरा आपसे क्वेश्चन कर देगा,
नहीं तो आपसे कह देगा बीपीटी थ्योरम। हमने अभी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखा था, उसमें बीपीटी थ्योरम था, है ना, सैंपल पेपर था, उसमें सैंपल पेपर की बात कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम पेपर की बात नहीं कर रहे हैं। उसमें डायरेक्ट लिखा था कि बीपीटी थ्योरम प्रूफ कर दो। हमने यहाँ पर आपको इसी चैनल में कराया भी है, अभी फिर से करा देंगे, ठीक है। तो आप समझ जाओ, इसे बीपीटी थ्योरम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, थ्योरम बोल के भी पूछ सकता है, और ये पूरा क्वेश्चन बोल के भी आपको से कहा जाएगा। इस क्वेश्चन का मतलब भी हो रहा है कि आपको थ्योरम ही प्रूफ करनी है। कैसे, देखो, कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक जो लाइन जा रही है वो पैरेलल है ट्रायंगल की किसी एक साइड से। वो जो लाइन जा रही है ना, जो कि पैरेलल है, वो ट्रायंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे कह रहा है देन प्रूव दैट द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कह रहा है कि ये प्रूव करो कि जो अदर दो साइड है ना, वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ये प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के सोल्यूशन पे। यहाँ पर ना क्या, हमें जो भी करना है उसे हम लोग लिख लेते। सबसे पहले गिवन, में यहाँ पर गिवन है, हमें पता है ट्रायंगल के बी, ये ट्रायंगल में जो हमारे पास ई है ना, ये हमारा पैरेलल है बीसी के, ओके। और हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये साइड इक्वल है, सी डी ई पॉन ई। ये बात क्लियर, इतना प्रूव करना है। अब प्रूफ के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखो, टी को मिला देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ज्वाइन बीई एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी से। क्लियर है। और हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और हम ड्रॉ करने जाते हैं परपेंडिकुलर। एक यहाँ पर परपेंडिकुलर बना देंगे, दूसरा परपेंडिकुलर हम यहाँ पर बना देंगे। ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा हमारे पास एन, ये हो गया 90 डिग्री, और ये भी हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं कि हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है डीएम, जो कि परपेंडिकुलर है किससे, एई से, डीएम एई से परपेंडिकुलर, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा एनई, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एडी के। बस क्लियर हो गया। ये हमें कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये हमें प्रूफ करना। आप कैसे करेंगे वो देखो, प्रूफ में आ जाते हैं। देखो सबसे पहले ना, जो हमें प्रूफ करना, इसी से लेते जाना है हमें। एडी दिख रहा है, एडी आ रहा है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। यहाँ कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ए। फॉर्मूला आता है, ये लगा दो, 1/2 इंटू हो जाएगा ए डी, इंटू हो जाएगा हमारे पास एन ई। हो गया। चलो अब यहाँ पर देखो क्या है, डी बी है, डी बी आपको दिख रहा है, डी ये है और बी हमें दिख रहा है ये। हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे ये वाला डी बी ई, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, ये हो गया बी, ये हो गया ई। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी बी इंटू हो गया ई एन। ये कर दिया। देखो ई एन बोलो एन ई बोलो एक ही बात है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास ए डी अपॉन हो गया हमारे पास डी बी, और ये हो गया हमारे पास पहले इक्वेशन। गॉट इट। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब ये ए ई अपॉन ए सी में आ जाओ। ए ई ये है, हम लोग अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं फिर से, यही बना। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, ये हो गया ए, ये लिख दिया। और इसमें फॉर्मूला लगाएगा 1/2 लगेगा, 1/2 इंटू ए ई इंटू यहाँ पर हो जाएगा एम डी बोलो डी एम बोलो एक बात है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कौन सा लेंगे इस बार, देखो यहाँ पर क्या है ई सी यानी कि ये वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ कर दिया हमने सी ई डी, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम, ठीक है। डी एम 1/2 यहाँ पर ए ई अपॉन ई सी हो गया, और ये हो गया हमारे पास दूसरा। इतनी बात क्लियर। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब देखो,
अब यहाँ पर ना एक बात याद रखो, जो क्लास 9 है उसमें क्या बताया गया था कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, उन पैरेलल लाइन के बीच में जो हमारे ट्रायंगल बन रहा है, उन ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हमेशा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है क्या, ये दोनों ट्रायंगल हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग लिख देंगे ट्रायंगल बी, ये हो गया डी ई, और यहाँ कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास ए सी, ए कहाँ है ये हो जाएगा सी ई डी, सी ई डी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये दोनों इक्वल क्यों है, रीजन भी लिख देते हैं, लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर ये हो जाएगा इक्वल, ठीक है। देखो पैरेलल लाइंस के अंदर जो हमारे ट्रायंगल बन रहे होते हैं ना, उनका एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो चलो यहाँ पर अब आ जाओ, यहाँ पर देखो ए डी ई और डी बी ई है ना, इसको लिख लेते हैं सिंपल सा। तो यहाँ पर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई दिख रहा है, डी बी ई, डी बी ई, देखो डी बी ई है ना, डी बी ई, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग सी ई डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। इसकी जगह पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर हो गया सी ई डी। देखो अब ए डी ई अपॉन डी ई सी, हमारे पास था ए डी अपॉन डी बी, तो हमने लिख दिया ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर ए डी ई अपॉन ई सी डी में था ए सी अपॉन ई सी, तो यहाँ पर हो गया ए सी अपॉन ई सी। हमें यही प्रूफ करके लाना था और हमने ये प्रूफ कर लिया, और यही हो गया हमारे पास बीपीटी थ्योरम या फिर बोलो थियरम्स थ्योरम। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 33 समझ में आ गया। तो भाई साहब बहुत मेहनत लग रही है इन्हें सॉल्व करने में, तो आप लाइक कमेंट जरूर करो, कमेंट करो कि भैया हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है मन में वो आप बताओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन 34, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ऑफ द सर्कल सेंटर एट ओ एंड ऑफ रेडियस 24 इज 73.12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास जो सेक्टर है ना ओ ए सी बी का, ओ ए सी बी, इसका जो सेक्टर है, इस सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो है 73.12। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है बाहर की जो बाउंड्री होती है ना उसकी लेंथ। जैसे कि यहाँ पर ये जो सेक्टर दिख रहा है ओ ए सी बी है ना, इसकी ये बाउंड्री दिख रही होगी, ये देखो ये बाउंड्री दिख रही है, इसकी लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, जो कि हमें गिवन है 73.12। क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द सेंटर एंगल ए ओ बी, जो ये सेंटर में एंगल बन रहा है ना ए ओ बी, ये फाइंड करना है। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ए सी बी, ए सी बी, ये जो माइनर सेगमेंट दिख रहा है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। यूज करना है पाई की जगह पे ये, √3 की जगह पे ये। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, हमें यहाँ पर जो भी गिवन है ना इसकी हेल्प से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पर हो गया सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमें कितना गिवन है भाई 73.12, हमें ये गिवन है। अच्छा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, अभी हमने बताया कि किसी भी चीज का, सेक्टर ही नहीं किसी भी चीज का जब पेरीमीटर की बात की जा रही ना तो उसकी बाउंड्री की लेंथ की बात की जा रही होती है। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर दिख रहा है ना ओ ए, यहाँ पर हो गया ओ ए सी बी और ओ बी, इस बाउंड्री की बात की जा रही है। तो हम लोग देख पा रहे बाउंड्री में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, ये दोनों रेडियस आ रही हैं और साथ ही साथ ये जो आर्क आ रहा है ना इस आर्क की लेंथ आ रही है। क्लियर इतनी बात। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये जो आर्क है ना इस आर्क का फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा आपसे कहते हैं कि आर्क ऑफ लेंथ फाइंड करो, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाते हो, आप लगाते हो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है क्लियर। अब साथ में क्या आ रहा है हमारे पास, ये रेडियस आ रही है तो प्लस हमने कर दिया 2r, क्योंकि दो रेडियस इसलिए 2r कर दिया, इक्वल्स टू 73.12।
ये बात क्लियर समझ में आ गई ना आपको? बस अब इसकी ही हेल्प से हम लोग यहाँ पर ना ये थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे? देखो, यहाँ पर थीटा को थीटा लिखा रहने दो, ये हो गया 360 इंटू 2, पाई की जगह पे हमें क्या लिखना है? पाई की जगह पे हमने लिखना है 3.14, ये लिखना है। रेडियस हमें पता है 24 है, प्लस 2 इंटू आर, आर हो गया 24 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 73.12, ये हो गया। अब इसे कैंसिल करते हैं, 12 से कर दोगे 12 3 से 36 30, 12 से करोगे 12 2 से 24, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15, यहाँ पर हो गया थीटा अपॉन 15 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 2 जा 6, यहाँ पर हो जाएगा 2 4 2 जा 8, 6.28 आ गया, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 48 और ये हो जाएगा हमारे पास 73.14 गॉट इट, ये हो गया। अब हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा, यहाँ पर हो गया हमारे पास थीटा अपॉन हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 6.28, यहाँ पर हो गया 73.12 माइनस हो जाएगा हमारे पास 48, इतना हमने कर दिया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 25.12 और यहाँ पर हो गया हमारे पास थीटा अपॉन 15 इंटू हो गया 6.28। इसको इससे सॉल्व कर देंगे तो ये 4 टाइम चला जाएगा, यहाँ पर हो गया हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 15, इधर जाएगा 15 4 जा क्या हो जाएगा 60, तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल गई 60। ये जो 60 आया है ना, यही सेंटर का एंगल है, तो हमने सेंटर का एंगल फाइंड कर लिया जो कि है 60। समझ में आ गया ना? हमने कुछ नहीं किया, जो भी हमें गिवन था उसी में बस फॉर्मूला पुट कर दिया और हमें यहाँ पर सर्कल का सेंटर पता चल गया है जिसका एंगल है 60 डिग्री। अब क्वेश्चन ने हमसे आगे क्या पूछा था, क्वेश्चन ने हमसे आगे पूछा हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ने हमसे कहा हुआ है कि भाई साहब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। देखो, माइनर सेगमेंट होता है ये, इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, हम लोग अगर इस पूरे का एरिया फाइंड कर लें और इस पूरे के एरिया में ये एरिया माइनस कर दे, यानी कि इस ट्रायंगल की एरिया माइनस कर देंगे तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। क्लियर? पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास इसी का सेकंड, है ना, सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एरिया, एरिया ऑफ, ये होगा हमारे पास माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस, ओके सॉरी प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, ये तो पूरा सेक्टर का एरिया हो गया, ठीक है, ये पूरे सेक्टर का एरिया हो गया। सेक्टर के एरिया में हम लोग ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा जो ट्रायंगल है वो किस तरीके का ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि इसके सेंटर वाला एंगल 60 डिग्री है। ये साइड हमारी क्या है और ये वाली साइड क्या है, रेडियस, ये दोनों रेडियस है तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, वो भी सेम होंगे। तो यानी कि ये हमारा जो ट्रायंगल है एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना, तो फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास OA स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? चलो, अब यहाँ पर थीटा हमें पता है कितना है, 60/360 हो जाएगा। थीटा हमने अभी वैल्यू फाइंड की है 60, यहाँ पर पुट कर देंगे, इंटू पाई की जगह पे 3.14 पुट करेंगे, इंटू रेडियस, रेडियस हमें पता है कितनी है, रेडियस हमें पता है 24 है, 24 इंटू हमने कर दिया 24 माइनस √3/4 है इंटू OA, यानी कि हो जाएगा रेडियस 24 मल्टीप्लाई 24 इंटू ये भी हो गया हमारे पास 24, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर देखो 6 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा 36, ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग करेंगे 6 4 हो जाएगा 24, 6 4 हो गया हमारे पास 24, ठीक है, 4 से कर दो, 4 6 हो गया हमारे पास 24। यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 3.14 इंटू 24 इंटू 4, तो यहाँ पर कर देंगे 3.14 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 96 आ गया हमारे पास, माइनस √3 और यहाँ पर होगा 6 इंटू 24, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 144, ठीक है। एक काम करते हैं, √3 की वैल्यू सीधे यहाँ पर पुट कर देंगे जो कि हो जाएगा 1.73
3 और यहाँ पर क्या था हमारे पास 2 इनटू हो गया हमारे पास 24। एक सेकंड चेक कर लेते हैं 3 ही था या फिर 3 तक लिया है, इन्होंने 3 तक लिया है, 2 तक नहीं लिया हुआ है, तो 3 तक हम भी लेंगे। यहाँ पर हो गया 24। अब देखो यहाँ पर 3.14 इंटू 96 है, इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 301.44। आप मल्टीप्लाई कैलकुलेशन आप ज़रूर करना, हो सकता है कहीं हमसे मिस्टेक हो जाए, एक दिन में इतने सारे क्वेश्चन करते हैं, बट कोशिश पूरी यही रही कि एक भी मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 249.12। आप ट्राई ज़रूर करो, कैलकुलेशन आप खुद से करो, क्योंकि आप कैलकुलेशन घर पे करोगे तभी जाके एग्जाम में आप जल्दी जल्दी कर लोगे। यहाँ पर हो गया 52.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 35 के ए में आ जाओ। ये कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 9 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर। देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब आपके पास एक बिल्डिंग है, एक टावर है। यहाँ पर हम बना देते हैं बिल्डिंग, ये हो गई हमारी एक बिल्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम बना देते हैं एक टावर, ये हो गया हमारे पास एक टावर। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा कि ये जो टावर दिख रहा है ना, इस टावर की हाइट क्या है। इस टावर की हाइट पूरी पूछी हुई है हमसे, और साथ ही साथ क्वेश्चन ने हमसे कहा हुआ है कि डिस्टेंस बताना है इस बिल्डिंग से और टावर के बीच का, यानी कि ये पूरा पार्ट हमसे क्वेश्चन ने पूछ लिया है। ये बात समझ में आ गई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इस टावर की हाइट पूछ ली है। अब देखो क्वेश्चन ने हमें क्या बताया। क्वेश्चन ने बताया कि जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 9 मीटर है। यहाँ पर क्या कह रहा था क्वेश्चन, देख लो एक बार फिर से। ये कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ हमारा क्या बन रहा है, एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बनेगा यहाँ पर 60 डिग्री का। तो ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई, ये 60 डिग्री हो गया। आगे कह रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन जाएगा 45 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये 45 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब समझना, इसकी हम नेमिंग कर देते हैं। चलो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इसको बोल देते हैं हम, ये ए हो गया, इसको हमने बी बोल दिया, इसको बोल दिया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया हमारे पास ए। अब समझना, देखो अगर ई से लेकर डी तक की डिस्टेंस 9 है तो बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, 9 ही होगी। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अगर हम लोग ये ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और ए बी के डिस्टेंस में बी सी की डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो हमें इस टावर की डिस्टेंस मिल जाएगी जो कि क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। कितनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया आपको ये डीसी फाइंड करना है, डीसी यानी कि इस बिल्डिंग से लेकर इस टावर के बीच की डिस्टेंस। आप डीसी फाइंड कर लो या फिर ईबी फाइंड कर लो, आपको सेम ही मिलेगा कि क्योंकि जितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की है उतनी ही ईबी की है। ये बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसे करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है हमारे पास 35, हम लोग कर रहे हैं 35 का ए पार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर लेंगे एंगल, एंगल लेंगे, सॉरी एंगल नहीं लेंगे, ट्रायंगल लेंगे सी डी ई। सी ये हो गया डी और ये हो गया ए, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ठीक है। हमने क्या बताया कि भाई साहब आप इसकी भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो या फिर इसकी भी डिस्टेंस फाइंड कर लो, किसी भी एक की डिस्टेंस फाइंड कर लोगे तो हमें पता चल जाएगा टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये वाला ले रहे हैं ट्रायंगल। तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन पे सीधे इन ट्रायंगल, ये हो जाएगा हमारे पास डी सी ए। इतनी बात क्लियर हो गई। इस ट्रायंगल में हमने देखा हमारा एंगल क्या है, 45 डिग्री है। तो हम इन लोग यहाँ पर 1045 ले लेते हैं, 1045, 1045 इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास डी ई, ये हो गया डी ई अपॉन हो जाएगा हमारे पास ए डी, सॉरी ए डी नहीं होगा, डी ई तो हो ही चुका है, ये हो जाएगा डी सी या फिर बोलो सी डी, एक बात है। अब 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इक्वल्स टू डी ई हमें पता है 9 है, यहाँ पर 9 कर दिया, अपॉन में हो गया सी डी। अब क्या करो, सी डी को इधर भेज दो तो यहाँ पर सी डी हो जाएगा हमारे पास
इक्वल्स टू हो गया 9। तो हमें यहाँ पर सी डी क्या मिल गया, 9 मिल गया। यही फाइंड करना था ना हमें, सी डी, ये हो गया 9। तो हमें यहाँ पर पता चल गया है कि भैया टावर और बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। चलो यहाँ लिख देते हैं, कहो तो लिख दें, यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड, ये हो गया हमारे पास टावर, 9 मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है इस टावर की, पूरी टावर की हाइट निकालनी है, ना कि डिस्टेंस। हाइट निकालने के लिए हमें पता है कि भैया BC तो हमें पता है कि 9 मीटर है। हम लोग कैसे भी करके AB अगर फाइंड कर ले तो AB प्लस BC कर देंगे तो इस टावर की हमें क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे AB फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल ले लेंगे AEB, ये वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा इन ट्रायंगल N, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल AB, ये कर दिया हमने A, ये ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में हमने देखा कि हमारे पास 60 है तो हमने लगा दिया 10, 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा BE। फॉर्मूला तो आता ही ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, आराम से निकाल लोगे आप। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, 60 इक्वल टू AB अपॉन AE। अब AB हमें पता नहीं है, 10, 60 की वैल्यू हमें पता है √3, तो ये हो गया √3। AB को AB लिख दो और AE देखो, यहाँ पर AE क्या हमें पता है, ये देखो, सॉरी AE बोल रहे हैं, BE है। BE क्या हमें पता है, हाँ। अगर ये हमारा DC 9 है ना, तो ये BE हमारा क्या होगा, 9 होगा। तो हम लोग BE की जगह पे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9, तो इधर आ जाएगा ये इधर, तो ये हो जाएगा 9 √3 इक्वल टू हो गया हमारे पास AB। इतनी बात क्लियर हो गया, क्या हो गया, 9 √3। अच्छा, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को चेक करते हैं। ओके, क्वेश्चन ने हमें क्या बताया था, यूज करना है √3 की वैल्यू 1.732, है ना। चलो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 √3 की जगह पे हो जाएगा 1.732। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर 15.588 आ जाएगा। आप एक बार मल्टीप्लाई करके ज़रूर देख लेना। ये हो गए हमारे पास क्या, AB, हमें यहाँ पर AB मिल गया। अब हमें तो यहाँ पर हाइट बताना था टावर की, तो टावर की हाइट क्या है, AC कैसे बन रहा है, जब AB में हम लोग BC को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AC मतलब कि हो जाएगा AB प्लस BC। AB हमें अभी पता चला है जो कि है 15.588 और BC हमारे पास कितना था, 9 था। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 24.588 मीटर। ये हो गया हमारा इसका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 35 का ए समझ में आ रहा होगा। अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट करो। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में इस वीडियो के, जो कि ये 35 का बी। देखो यहाँ पर ना 35 का जो बी है ये क्या कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। कह रहा है भैया एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर के। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली behind the other one of the same side of the lighthouse, find the distance between the two ship। देखो क्वेश्चन समझ में आया, अभी हम फिगर बना देंगे ना सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है क्वेश्चन 35 का बी। ओके, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि भाई साहब एक लाइट हाउस है, बिल्कुल इसी तरह के सॉल्व होगा, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन है हमारे पास 35, अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसी का बी वाला क्वेश्चन। यहाँ पर हमने बना दिया एक लाइट हाउस, ठीक है, ये सी लेवल है। ओके, ये हो गई हमारी क्या, लाइट हाउस हो गया, जिसकी हाइट है 75 मीटर। 75 मीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो शिप है, एक शिप यहाँ पर है कहीं और इसी के जस्ट पीछे हमारे पास एक और शिप है, मान लो दूसरी शिप है हमारी यहाँ कहीं, ठीक है, ये दो शिप है। अब यहाँ पर हमें एंगल ऑफ क्या बन रहा है, एलिवेशन बन रहा है कि डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इससे पता चला जो हमारा एंगल होगा वो नीचे की ओर बनेगा।
तो यहाँ पर हम बनाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक है हमारा 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। ये बात क्लियर है। ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस के सामने यहाँ पर एक शिप है, उसके जस्ट पीछे एक और शिप है जो कि एंगल बना रही है 30 डिग्री का, और ये वाली जो शिप है ये एंगल बना रही है 45 डिग्री का। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। इन दोनों शिप के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो हमें फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, देखो नेमिंग करते हैं इससे पहले। ये हो गया ए, ये हो गया हमारे पास बी, इसको बोलते हैं सी, और इस वाले को बोल देंगे डी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ना सबसे पहले इस पूरे वाले की ट्रायंगल की, इस पूरे वाले ट्रायंगल की हेल्प से इस पूरे की निकाल लेंगे लेंथ। गॉट इट। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से इसके बीच की लेंथ निकालेंगे, बी और सी के बीच की लेंथ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको जब माइनस करा देंगे तो हमें इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर हो गई। फिर से देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आप चाहो तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो या फिर बीसी की डिस्टेंस निकाल लो, किसी की भी पहले डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। चलो शुरू करते हैं, सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हम ले लेते हैं एन ट्रायंगल, एन ट्रायंगल हम ले लेते हैं इस बार। चलो ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी, ये ट्रायंगल, एन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, एंगल 45। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1045, 1045, 1045 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन हो जाएगा हमारे पास बी सी। 1045 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 होती है, हमें पता है। ए बी हमें पता है 75 है, बी सी हमें पता नहीं, तो बी सी को बी सी लिखो, बी सी इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें बी सी की लेंथ मिल गई है 75 मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो हमें यहाँ पर ना ये बी सी मिल गया है 75। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब अगर हम लोगों ने ये पूरी लेंथ फाइंड कर ली, ये पूरी, तो इस पूरे में से ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर सी डी की लेंथ मिल जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। चलो इसे और अच्छे से समझो। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी ये पूरा वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एन ट्रायंगल ए बी सी। इस वाले ट्रायंगल में हमारा एंगल है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी। ए बी जो है ना अपॉन हो जाएगा, या फिर पूरा बी डी लिख दो, या फिर बी सी प्लस सी डी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सीधे बी डी। ओके, ये बी डी में देखो, बी डी में ये भी आएगा बी सी प्लस क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 जो 30 है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। ए बी की हमें डिस्टेंस पता है 75 है, बी डी हमें पता है 75 प्लस सी डी है। कैसे, ये पूरा बी डी है इतना 75 पे प्लस सी डी हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर 1/√3 है ना, हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया तो 75 प्लस सी डी यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3, इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 75, ये हो गया हमारे पास √3 हो गया। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे लिखा हमने सी डी इक्वल्स टू 75 √3, ये हमारा प्लस का 75 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो गया हमारे पास 75। गॉट इट। अब इन दोनों में 75 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा √3 माइनस हमारे पास हो जाएगा 1। अब देखो √3 की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन ने बताई थी क्या होती है √3 की वैल्यू, 1.732 माइनस हम लोग कर देंगे यहाँ पर 1। अब यहाँ पर हो गया 75 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0.73, ये हो गया हमारे पास 2। अब 75 इंटू ये करेंगे तो हमें मिल जाएगा 54.9। आप मल्टीप्लाई करके एक बार ज़रूर देख लेना, यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा सोल्यूशन। सॉरी अभी और है थोड़ा सा, ये हो गया हमारे पास सी डी। ठीक है, अब देखो हाँ सी डी हो गया ना। ओके, तो हमें अब कुछ नहीं करना पड़ा, हमें डायरेक्ट सी डी मिल गया। ओके हाँ चलो, अब ये जो सी डी हमें मिल गया, हमें तो यही तो फाइंड करना था, और यही हो गया हमारा आंसर। हमें लगा अभी क्या होगा कि ये पूरा निकालेंगे फिर इसमें करेंगे, बट हमें ये नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हमें यहाँ पर सी डी की वैल्यू मिल गई और क्वेश्चन नंबर 35 हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको हर एक चीज़ इस वीडियो की समझ में आ रही है। और आज से हमारा जो सैम्पल पेपर है ना, ये वाला, इस सैम्पल पेपर के सारे सेक्शन हो गए हैं, सिर्फ सेक्शन ई बचा हुआ है।
अगर आप कमेंट करके बताओगे तो हम सेक्शन ई भी अपलोड कर देंगे, बट इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। आप कहोगे तो कर देंगे। मेरे पास एक और सैंपल पेपर है बेसिक का, अगर आप कमेंट करके कहते हो तो उस सैंपल पेपर का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट तभी करेंगे जब आप हमें कमेंट करके कहोगे। और हाँ, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम सीरीज़ लेके आएँ या ना आएँ। हर एक वीडियो से हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे और उसके कुछ सॉल्यूशन हम देंगे और उसके कुछ क्वेश्चन आपको देंगे खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप चाहते हो कुछ इस तरीके से सीरीज़ आए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप अपनी पढ़ाई अच्छी कर रहे होगे। टाटा, बाय-बाय।